हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग पास्कल लॉ और फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ डैम वॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में डेंसिटी, प्रेशर ऑन फ्लूइड, प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड, ये सब के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो आज इस लेक्चर में हम लोग पास्कल लॉ के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ डैम वॉल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पास्कल लॉ स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस लॉ में हम लोग क्या जानेंगे? इस लॉ में हम लोग ये जानेंगे कि किस प्रकार एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बड़े से ऑब्जेक्ट को किस प्रकार बैलेंस कर सकता है। तो हम लोग पास्कल लॉ में क्या जानेंगे कि हाउ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट बैलेंस कैन अ लार्ज ऑब्जेक्ट। तो इस लॉ को पढ़ने से पहले आप लोग को ये बात शायद तो पता ही होगी कि जो लिक्विड होता है वो लिक्विड, ये बात जानते हैं ना कि जो लिक्विड है मतलब फ्लूइड, वो मतलब एक लेवल पे मतलब सेम लेवल पे सेम प्रेशर लगाता है इन ऑल डायरेक्शन। ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे। तो मतलब इसी के बेस्ड पे आप लोग इस लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। तो पहले ये लॉ को प्रूफ करने के लिए एक हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये होगा, ये एक ट्यूब है, इधर इसका एरिया छोटा है, इधर इसका एरिया बड़ा है और इसमें ऐसे फ्लूइड भरा हुआ है, मतलब इसमें ऐसे फ्लूइड भरा हुआ है। देखिए इसमें इस तरह से फ्लूइड भरा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रखते हैं और यहाँ पे एक हम लोग एक बिग ऑब्जेक्ट रखते हैं। इसका मास है कैपिटल एम, इसका मास है स्मॉल एम। और यहाँ पे जो इसका जो एरिया है इसको हम लोग यहाँ पे जो एरिया है इसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और इसका जो एरिया है इसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक, और यहाँ पे मान लेते हैं 0.2 है, ये 0.1 है। ठीक, तो मतलब यहाँ पे लिख देते हैं ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लेफ्ट आर्म और ये क्या है? ये है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ राइट आर्म। ठीक, तो अब ये जो मान लीजिए दोनों कोई भी मास को ले लेते हैं, वो जैसे कि फोर्स क्या लगाएगा? फोर्स इक्वल टू एम जी होता है, ठीक, तो जी तो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इक्वल टू मास। तो देखिए ये डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो हम लोग मास बराबर क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं ना। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये रिलेशन तो आप जानते हैं। और एक अब दूसरा रिलेशन देखिए, मतलब एक आप दूसरा रिलेशन देख लीजिए। फोर्स इक्वल टू मास, ये एम जी होता है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होगा? एम जी बाई ए लिख सकते हैं, मास पर यूनिट एरिया। अगर इसके अकॉर्डिंग टू लेंथ तो मतलब एरिया, मतलब यहाँ पर सीधा सीधी एरिया लिख लेते हैं। अभी कुछ नहीं, बस ऐसे टर्म बता रहे हैं। तो अब देखिए कि प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर एट 2 पॉइंट एंड प्रेशर एट 0.1 दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि सेम लेवल पे और सेम फ्लूइड पे प्रेशर सेम होता है। ठीक, ये बात तो जानते हैं। इसलिए से प्रेशर एट 0.2 इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए। तो प्रेशर एट 0.2 हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एम होगा ना, स्मॉल एम डिवाइड बाई जी बाई स्मॉल ए, विच इज इक्वल टू कैपिटल एम जी डिवाइड बाई बिग ए, मतलब कैपिटल ए। ठीक, तो जी कैंसिल हो गया, जी कैंसिल हो गया। तो हम लोग कैपिटल एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एम डिवाइड बाई ए इंटू कैपिटल ए। यहाँ पे जी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम डिवाइड बाई ए, मतलब स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू कैपिटल ए, विच इज इक्वल टू राइट साइड ऑफ आर्म ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देखिए जो इतने बड़े मास को इतना छोटा मास बैलेंस कर दिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग लें तो बस हम लोग क्या की, मतलब जिस पे मतलब छोटा वाला मास जिस जगह पर रखा हुआ है उसका एरिया को आप जितना छोटा कीजिएगा
इसको, इस एरिया को हम जितना छोटा करेंगे मास उतना बढ़ेगा, ठीक। मास को ये बैलेंस कर सकता है जितना इसको हम छोटा किए करते जाएंगे। तो सेम टू सेम केस होता है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट में भी। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है, जितना जितना मतलब हाइड्रोलिक प्रेशर का जो भी मतलब काम होता है, वह इसी क्या कहते हैं पास्कल लॉ पे ही काम करता है, ठीक। तो इससे हम लोग क्या पता चला, मतलब इस लॉ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सो स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बैलेंस अ लार्ज ऑब्जेक्ट। क्यों ये हम लोग कह सकते हैं कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट एक बड़े से ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सकता है। बस हम लोग इसका क्या कहते हैं, जो एरिया होता है मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको हम लोग को कहते हैं, उसको हम लोग को सही से मतलब बैठाना पड़ेगा, बस उसमें हल्का फुल्का चेंज आएगा, ठीक। मतलब क्या कहते हैं, अगर ज़्यादा भारी सामान रहेगा तो इसको ये दोनों भी डिफर करेगा ना, ये दोनों भी डिफर करेगा। तो लेकिन को मेन हम लोग में से इसमें से क्या देखें कि जो स्मॉल मास है ये इन दोनों को बैलेंस कर सकता है। ये बात हम लोग देख लिए, देखा ना कि किस प्रकार एक दूसरे से आपस में ये लोग बैलेंस हो गए, ठीक। तो अब जो पीछे वाला जो लॉ है पास्कल लॉ, उसको तो आप समझ गए होंगे। और आप उसका स्टेटमेंट चाहते हैं तो इसका स्टेटमेंट होता है इन अ कन्फाइंड लिक्विड एक्सटर्नली अप्लाइड प्रेशर ट्रांसमिट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन एट सेम लेवल ऑफ फ्लूइड। मतलब देखिए, जो इसका मतलब जो बेसिक डिफिनेशन है वह यही ना बोल रहा है। तो मतलब पास्कल लॉ का डिफिनेशन यही ना बोल रहा है कि इन अ कॉन्फाइंड लिक्विड externally applied pressure transmit equally in all direction at same level of fluid। देखिए ये इसका स्टेटमेंट है कि इन अ कॉन्फाइंड लिक्विड एक्सटर्नली अप्लाइड प्रेशर ट्रांसमिट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन एट सेम लेवल ऑफ फ्लूइड। तो ये तो इसका हो गया पास्कल लॉ का डिफिनेशन। इससे रिलेटेड एक बहुत ही आसान सा सवाल देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मतलब देखिए अभी हम लोग एक उधर एक हम लोग फॉर्मूला देखें ना कि m मतलब कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाई एरिया इंटू कैपिटल ए, ठीक। तो इसमें क्या बोल रहा है कि स्मॉल ए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बिग ए 10 मीटर स्क्वायर है, एंड जो बड़ा वाला मास है उसका है 2000 kg। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा था, मतलब ये पूछ रहा है कि हम लोग कितना वेट लेफ्ट साइड रखेंगे जिससे कि हम लोग का जो गिवन मास है वो बैलेंस हो जाए। तो सिंपल सी मतलब इसका प्रेशर का भी फॉर्मूला निकाल के लगा सकते हैं कि आप पहले लिखिएगा इसका, पहले आप इसका लिखिएगा है P इक्वल टू एम जी बाई ए, फिर दोनों का सिमिलर कीजिएगा। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला आता है तो आप ये भी लगा सकते हैं। फिर डायरेक्ट फार्मूला इसका क्या होगा, 2000 को बैलेंस करना है, इसको स्मॉल मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो कितना आएगा 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो ऊपर चल जाएगा 100 इंटू 100, और ये 10 मीटर स्क्वायर है तो ये 10 से 10 कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो m इक्वल टू 0.2 kg, मतलब जो स्मॉल m का वेट होगा 0.2 kg होगा, ठीक। ये तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आइए देखते हैं इससे भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो पास्कल लॉ पे उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, जितना बताया उतना बेसिक ही आता है, ठीक। तो वो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ डैम वॉल। जैसे कि ये एक डैम है, ये डैम है। जैसे अब डैम देखें, मतलब कोई तो बहुत जगह सब गए हैं वो डैम में घूमने के लिए, कि नीचे से उसका मोटा रहता है, ऊपर जाते जाते पतला हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि जो पानी का जो वेरिएशन होता है, जिस प्रकार से पानी का फोर्स का वेरिएशन होता है ना, उसी प्रकार से वो वॉल का थिकनेस भी बनाया जाता है। क्योंकि ज़मीन पे ज़्यादा प्रेशर लगता है, मतलब एट द बॉटम पे, और एट द टॉप पे कम प्रेशर लगता है, इसलिए उस हिसाब से ही डैम बनाया जाता है। इससे आपका बजट भी मेंटेन रहता है, और इससे ऐसे जो स्लोप टाइप का बनाता है, इससे जो पानी भी आसानी से ऐसे इधर ऐसे फ्लो कर सके, ठीक। तो ये तो इसका हो गया ऐसे, ये हो गया इसका ब्रेथ,
और ऊपर से मतलब ये सब पानी है, ये पानी है, ऐसे पानी है, ये पानी है। तो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगा P0, और ये डैम का हाइट है H, और ये वाटर है और इसका डेंसिटी है ये रो, ठीक। और ये हम लोग ये देखिए पूरा हम लोग यहाँ पे पहले एक dx, मतलब ये है कि मतलब छोटा सा टर्म के पे हम लोग पहले प्रेशर निकालेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग को टोटल का पता चल जाएगा। ये ऐसा रियल केस में हम लोग यही नहीं करते हैं, एक छोटा सा जैसे हम लोग इसको dy ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ऐसे dy टर्म का हम लोग निकालेंगे कि इस dy पे कितना प्रेशर लगता है, फिर पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से हम मानते हैं हम लोग का y है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का h माइनस वाई, क्योंकि टोटल हाइट h है, यहाँ से यहाँ y है, तो यहाँ से ऊपर क्या h माइनस वाई हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा डैम वॉल है, डैम वॉल, ठीक। तो सबसे पहले देखिए कि प्रेशर, इस dy पे प्रेशर को हम लोग क्या कर सकते हैं, dy पे जो प्रेशर को ये नहीं कर सकते हैं कि प्रेशर एट डेप्थ ऑफ h माइनस वाई, मीन्स ऊपर से h माइनस वाई डेप्थ, नीचे से लिखते हैं तो नीचे से क्या लिखते हैं कि अबव, मतलब क्या कहते हैं, मतलब ऊपर, ऊपर की ओर, मतलब y से ऊपर। लेकिन यहाँ पे हम लोग डेप्थ मतलब नीचे की ओर रखना है, इसलिए क्या लिखें कि प्रेशर एट डेप्थ ऑफ h माइनस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रो g, और हाइट क्या है h माइनस वाई। इस साइड पे प्रेशर लग रहा है, इस साइड पे प्रेशर लग रहा है ना, तो हम लोग फोर्स क्या लिखते हैं, फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम लोग लिखते हैं ना प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रिप ऑफ वाइट dy, मतलब इस dy की जो चौड़ाई है इस पे कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे df फोर्स लग रहा होगा, विच इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर, जो कि ये प्रेशर है, और b यहाँ पे प्रेशर क्या है इसका, ऐसे ये ब्रेथ है और ये चौड़ाई है, तो एरिया मतलब क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, तो b dy विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p किसके बराबर, इसके बराबर है रो g h माइनस वाई बी डी वाई, ठीक। तो अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि मतलब स्मॉल डी एफ के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे ना, इसका इंटीग्रेशन कहाँ करेंगे, 0 से f तक, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग 0 से h तक, 0 से h तक, तो 0 से f तक इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो f आ जाएगा, और इसका इसमें से रो जी बी कॉन्स्टेंट है, तो हमारे पास रो जी बी बाहर आ जाएगा, और इसका यहाँ पे हो जाएगा एच वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 0 से h, इंटीग्रेशन यही होता है। तो 0 का वो लगाएंगे तो 0 ही आ जाएगा, फिर h लगाएंगे तो y का वैल्यू पे h रखेंगे, हमारे पास एच स्क्वायर माइनस ऑफ एच स्क्वायर बाई 2, तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगा, रो ऑफ जी बी एच स्क्वायर बाई 2। तो जो डैम वॉल होता है उस पर कितना फोर्स लगता है, डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीन्स इसमें हम लोग को डैम का हाइट और ब्रेथ पता होना चाहिए, ठीक। मतलब हम लोग को मतलब क्या पता होना चाहिए, डैम का हाइट ब्रेथ पता होना चाहिए, फिर जिससे कि हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया कि डैम के जो वॉल पे कितना फोर्स लग रहा है उसका बात। अब इसमें हमारा जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक था कि टॉर्क, इसमें टॉर्क भी पता करना है, ठीक। मतलब कि टॉर्क कितना लग रहा है, तो टॉर्क किसको कहते हैं कि मतलब द फोर्स अप्लाइड विच रोटेट्स द बॉडी, उसी को कहते हैं टॉर्क, मतलब जो कि रोटेशनल फोर्स लगाता है उसको टॉर्क कहते हैं। चलिए पता करते हैं कि डैम वॉल पे कितना टॉर्क लगता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो डैम वॉल पे जो टॉर्क लग रहा है कि बॉटम से कितना लग रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू बॉटम लाइन, क्योंकि टॉर्क तो हम लोग इसी ना बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे पास बॉडी रहता है तो उसको हम लोग इसके अकॉर्डिंग टॉर्क पता करते हैं, फिर टेंजेंटियल टॉर्क पता करते हैं, उसी प्रकार टॉर्क पता करते हैं। तो हम लोग डैम के बॉटम लाइन के अकॉर्डिंग कितना टॉर्क उस पर लग रहा है वह देखेंगे, ठीक। तो इसमें फोर्स कितना लग जाएगा, ये बॉटम अकॉर्डिंग टू देखेंगे, तो इसमें फोर्स लगेगा डी एफ, स्मॉल फोर्स लेंगे रो ऑफ जी वी
यहाँ पे क्या हो जाएगा आर माइनस वाई और फिर डी मतलब वही एच माइनस वाई वही ले सकते हैं आप। तो टॉर्क ड्यू टू डी एफ फोर्स अबाउट बॉटम लाइन ऑन डैम वॉल क्या हो जाएगा, मतलब टॉर्क ड्यू टू डी एफ फोर्स मतलब इस फोर्स पे के अकॉर्डिंग कितना टॉर्क लगेगा, टॉर्क ड्यू टू डी एफ फोर्स अबाउट बॉटम लाइन ऑफ डैम वॉल। ठीक, तो टॉर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, इससे डोनेट करते हैं टॉर्क विच इज इक्वल टू क्या होता है एफ इंटू आर होता है। तो वाई डी एफ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वाई डी एफ, तो डी एफ का वैल्यू मेरे पास कितना ये है, मतलब आर एच भी लिख सकते हैं एच माइनस वाई, तो यहाँ पे वाई पहले से आएगा तो हम लोग इसमें से क्या लिखेंगे रो जी बी एच माइनस वाई इंटू बाई डी वाई इंटीग्रेशन, इसको जीरो से टॉर्क, इसको जीरो से एफ, इसको मतलब इसको जीरो से एच डी एफ, तो एफ हाँ डी एफ है तो एफ यहाँ पे जीरो से एच, तो इसका तो कोई मतलब नहीं कि यही इंटीग्रेट होकर ऐसे लिखा है जीरो से एच, क्योंकि इसको जीरो से एच करेंगे, जब हम लोग जब डी एफ को तोड़ेंगे तो हम लोग को डी वाई का आएगा इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक, तो इसको तो जीरो से टॉर्क करेंगे तो हमारे पास टॉर्क आ जाएगा विच इज इक्वल टू, फिर इसमें से रो जी बी बाहर आ जाएगा, रो जी बी बाहर आ गया तो इसमें हमारे पास क्या बचेगा एच वाई माइनस वाई डी वाई, इसका इंटीग्रेशन जीरो से वाई, तो इसका इंटीग्रेशन जीरो से वाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नहीं सॉरी ये वाई है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर ना हो जाएगा, सॉरी वाई स्क्वायर मतलब वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, तो जीरो से वाई का हमको इसका इंटीग्रेशन चाहिए, हमारे पास रो जी बी इसका हो जाएगा आपके पास एच वाई स्क्वायर बाई टू माइनस ऑफ वाई क्यू बाई 3 ये हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी वाई, इसका लिमिट लग जाएगा जीरो से एच, जो लिमिटेशन जीरो से एच लग रहा है तो फिर इसको इंटीग्रेशन करेंगे ना तो वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो डी वाई तो फिर यहाँ से हट जाता है, इंटीग्रेशन तो जानते हैं ना डी वाई यहाँ से हट जाए, डी वाई तो इसलिए इंटीग्रेट किए तो वाई पे पावर 1 तो 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 और 2 तो 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 ये होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रो जी बी, फिर जीरो से जीरो लगाएंगे तो जीरो जीरो आ जाएगा, एच लगाएंगे तो हमारे पास आएगा एच क्यू बाई 3 माइनस ऑफ एच क्यू सॉरी एच क्यू बाई 2 माइनस ऑफ एच क्यू बाई 3, तो फिर इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एच जी बी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एच क्यू बाई 6 टॉर्क, तो हमारे पास टॉर्क सीधा सीधी क्या आ गया रो जी बी एच क्यूब डिवाइड बाई 6, ये हमारे पास क्या है टॉर्क है, और हमारे पास फोर्स क्या आया था, हमारे पास फोर्स क्या आया था रो जी एच बी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ये आया था, तो इससे हम लोग और रिलेशन कर सकते हैं पता कि टॉर्क इजकल टू एफ इंटू एच बाई 3, ये करेंगे मान लिया हमारे पास फोर्स पता है कि डैम पे इतना फोर्स लग रहा है तो इंटू हम एच बाई 3 कर देंगे, इंटू एच बाई 3 करेंगे तो हमको टॉर्क पता चल जाएगा, मतलब इसमें रिलेशन तो फिजिक्स में जानते हैं, फिजिक्स में फिर केमिस्ट्री में इक्वेशन को इधर से इधर केमिकल रिएक्शन इधर से इधर करके रिलेशन पता करते रहते हैं, और फिजिक्स में फार्मूला इधर उधर करके नया नया फार्मूला आते रहता है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में पास्कल लॉ के बारे में सीखें, पास्कल लॉ में ये सीखें कि एक छोटा सा मास भी बड़े मास को बैलेंस कर सकता है, अगर 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 क्या कहते हैं अगर वो सेम लेवल ऑफ फ्लूइड पे रखा हुआ हो, क्योंकि सेम लेवल ऑफ फ्लूइड पे जो फ्लूइड होता है इक्वल प्रेशर लगाता है इन ऑल डायरेक्शन। फिर इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन किए और फिर इसका डैम वॉल पे फोर्स देखें कि फोर्स कितना लगता है, टॉर्क कितना लगता है, उसको निकालने का डेरिवेशन देखें। वैसे डेरिवेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस जो मेन आंसर आता है उसको याद रखना चाहिए। डेरिवेशन आदमी इसलिए याद रखता है ताकि कहीं मान लीजिए कहीं फार्मूला भूल जाए फिर कॉन्सेप्ट भूल जाए, तो क्योंकि जो आदमी जब हम लोग जब हम किसी चीज़ को डिराइव करते हैं तो उससे हम लोग का पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आ जाता है, बस इसीलिए और कोई बात नहीं है। ठीक, तो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
तो अगली लेक्चर में हम लोग प्रेशर इन एक्सेलरेशन फ्लूइड का पे लेक्चर लाएंगे, मतलब उसमें पता लगाएंगे कि जैसे कि कोई फ्लूइड में तो कोई फ्लूइड है, ठीक। अब जब वो एक्सेलरेशन में है तो फिर उसमें प्रेशर में क्या वेरिएशन आएगा वे हम लोग पता करेंगे, ठीक। तो ये लेक्चर अब ख़त्म होता है। ये बहुत ही छोटा सा लेक्चर था, इसमें बस पास्कल लॉ और दो ही टॉपिक पे कवर किए हैं और एक क्वेश्चन किए हैं, ठीक। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। थैंक यू।